बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, जैसे जैसे हमारा समाज विकसित हो रहा है, कई चीज़ों की मांग समाज में बढ़ती रहती है। इन्हीं चीज़ों में से एक है फूल। फूल की मांग हर अवसर में एक जैसी बनी रहती है। आज हम बातें करेंगे फूल की खेती के संबंध में, लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान अनुदान पर ले सकते हैं कृषि उपकरण। पीएम कुसुम योजना के तहत राज्य के किसान ले सकते हैं सोलर पंप सेट। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति। अब समाचार विस्तार से। राज्य के किसान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत अनुदान पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। इसमें 40 से 50% अनुदान पर पावर नैपसेक स्प्रेयर, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट पाइप, मोबाइल रेन गन, थ्रेसिंग फ्लोर, मिनी दाल मील, ट्रैक्टर चालित हल और रीज फरो प्लांटर ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय से संपर्क करें। राज्य के किसान पीएम कुसुम योजना के तहत सिंचाई के लिए सोलर पंप सेट ले सकते हैं। इसके लिए किसान 2, 3 या 5 हॉर्स पावर क्षमता वाले सोलर पंप सेट के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें 2 हॉर्स पावर के पंप सेट के लिए 5,000 रुपए, 3 हॉर्स पावर के लिए 7,000 और 5 हॉर्स पावर के पंप सेट के लिए 10,000 रुपए का अंशदान लाभुक को स्वयं देना होगा। इससे लाभ लेने के लिए जिला कृषि कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। पशुपालक भाइयों, ठंड के मौसम में अपने पशुओं के लिए आहार प्रबंधन करें। इसके लिए उनके दाना मिश्रण में ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व वाले आहार मिलाएं। इसमें कार्बोहाइड्रेट और मिनरल की मात्रा बढ़ा दें। ठंड के मौसम में पशुओं में पाचन प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है, इसलिए पशुओं को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखकर पशुओं के दाना मिश्रण में कार्बोहाइड्रेट और मिनरल यानी खनिज लवण वाले आहार की मात्रा बढ़ा दें। ये किसान भाइयों, जैसे अभी ठंड के समय में पशुओं की जो मेटाबॉलिक रेट होते हैं, बॉडी की जो उपापचय क्रियाएं होती हैं वो थोड़ी अधिक बढ़ जाती है और ऊर्जा की आवश्यकता अधिक पड़ती है। इसी कारण आप लोग अपने जो दाना मिश्रण में है उसमें से कम 10 से 20% जो कार्बोहाइड्रेट रिच सब्सटेंस मिला रहे हैं, जो सामग्रियाँ कार्बोहाइड्रेट के लिए मिला रहे हैं, उसको आप बढ़ा दें। इसके अलावा जो मिनरल कॉन्टेंट्स है, अगर आप 1% मिला रहे हैं, 1 से 2%, तो आप इसको 2 से 3% कर दें। और अधिक दूध देने वाले जानवर हैं तो वहाँ पर आप 3 से 4% मिनरल का कंसंट्रेशन में भी जा सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की बसंतकालीन खेती के लिए अभी से लेकर फरवरी तक फसल लगा सकते हैं। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA 2 लगाएं। मिर्च के बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NPA 46A, पूसा ज्वाला और KA 2 की उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल हरी फली प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान खेत की जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए कृषि उपकरण डिस्क हैरो की मदद ले सकते हैं। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होगी। इसकी कार्यक्षमता 1.5 से 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल के बीजोपचार के लिए किस दवा का उपयोग करें। किसान भाइयों, आप किसी भी मौसम में मिर्च फसल की खेती करें। इसे रोग और कीटों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। इसके लिए प्रति किलोग्राम बीज की दर से 5 मिलीलीटर स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस सॉल्यूशन दवा का उपयोग करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं।
आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। दर्शकों, हम बातें करने वाले हैं फूल की खेती के बारे में। फूल की खेती कैसे करें, कौन सा फूल है जो हमारे क्षेत्र में अच्छे से खेती किया जा सकता है, पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, अपने प्रदेश झारखंड में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन के कारण हमें अपनी मुख्य फसलों का नुकसान उठाना पड़ रहा है, ऐसे में ये आवश्यक है कि अपनी आय बढ़ाने के लिए किसान भाई फसलों का विविधीकरण करें। ऐसी स्थिति में फूलों की खेती अपनाकर किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अपने प्रदेश में खुले वातावरण में हम गेंदे तथा ग्लैडुलस की भी खेती कर सकते हैं। संरक्षित संरचना में डच गुलाब तथा जरबेरा की खेती अच्छे से की जा सकती है। किसान भाइयों, दोनों ही खेती में हम राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा जिला उद्यान कार्यालय से मदद ले सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पे सब्जियों की खेती प्रमुखता से की जाती है। हम सभी जान रहे हैं कि जो हमारी जलवायुई अनिश्चितताएं हम पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हमें रिस्क बढ़ता जा रहा है लगातार। तो अभी जो हमें आवश्यकता है वो हमारी खेती में डाइवर्सिफिकेशन लाने की है, अन्य फसलों को शामिल करने की, जिसमें फूलों की खेती एक बहुत अच्छा उसमें हमारा अच्छी फसलें हो सकती हैं, जिससे हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर हम यहाँ झारखंड राज्य में फूलों की खेती की बात करते हैं तो न सिर्फ खुले वातावरण में हम फूलों की खेती कर सकते हैं, बल्कि हम संरक्षित संरचना के अंतर्गत भी फूलों की खेती कर सकते हैं। जब हम खुले वातावरण में फूलों की खेती की बात करते हैं तो बहुत ही कम लागत में और सरलता से हम गेंदे की खेती से शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ग्लेडियोलस की खेती भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। वहीं जब संरक्षित संरचना के अंतर्गत खेती की बात आती है तो डच गुलाब की नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस के अंतर्गत और जरबेरा की खेती हम लोग शेड नेट हाउस के अंतर्गत कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन दोनों ही संरक्षित संरचनाओं के अंदर अगर हमें खेती करने की योजना हम बना रहे हैं तो बेहतर ये रहेगा कि जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन और जिला उद्यान कार्यालय से हम संपर्क करें, क्योंकि इन चाहे खुले वातावरण की खेती हो फूलों की, चाहे वो संरक्षित संरचना के अंतर्गत फूलों की खेती की बात हो, इन सभी फूलों की खेती के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती हैं। उसके अंदर किसानों को अनुदानित मूल्य पर न सिर्फ संरक्षित संरचना, इसके अलावा पौध का जैसे ग्लेडियोलस कॉर्म का, इन सभी को उपलब्ध कराया जाता है। तो फूलों की खेती में जो लगने वाली प्रारंभिक लागत है वो ना के बराबर किसानों को देनी पड़ती है और उससे वो अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। यदि आप अपने फूलों को अच्छी कीमत पर बाजार में बेचना चाहते हैं तो कुछ बातों पर अवश्य ध्यान दें। सबसे पहले तो इसकी खेती उर्वर मिट्टी में करें, फिर सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था करें, क्योंकि हर फूल के लिए पानी अति आवश्यक है। किसान भाइयों, चूँकि फूलों की खेती थोड़ा सा उसमें ध्यान ज़्यादा आपको देना होता है, क्योंकि आपको मार्केट में दाम तभी अच्छा मिलेगा जब फूलों की आपकी गुणवत्ता अच्छी होगी, वो देखने में अच्छे लगेंगे। तो जब कभी भी आप फूलों की खेती की योजना बना रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जिस भी भूमि का आप चुनाव कर रहे हैं उसकी मिट्टी उर्वर हो। सिंचाई व्यवस्था पे विशेष ध्यान आपको देना होगा, विशेष रूप से जब आप संरक्षित संरचना के अंतर्गत खेती कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने बताया कि डच गुलाब की खेती आप कर सकते हैं पॉली हाउस में, इसके अलावा शेडनेट हाउस में आप जरबेरा की खेती करते हैं। इन दोनों ही खेती में आपको ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग करना होता है। और अगर हम डच गुलाब की बात करें तो लगभग 800 मिलीलीटर से लेकर 1 लीटर प्रति पौधा प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अगर हम जरबेरा की बात करते हैं तो लगभग 600 से 700 ml प्रति पौधा प्रतिदिन हमको पानी की आवश्यकता होती है। और एक विशेष बात होती है कि जब कभी भी हम फूलों की खेती की बात करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता एवं पानी की गुणवत्ता, इन दोनों का ही फूलों की गुणवत्ता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से अगर हम ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं तो पानी की गुणवत्ता की जांच ज़रूर करवा लें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है तो न सिर्फ उसका फूलों की गुणवत्ता पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, बल्कि जो हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसके ड्रिपर के चोक होने की भी अधिकता होती है, संभावना देखी जाती है। फूलों के बेहतर उत्पादन के लिए इसकी खेती पर शुरू से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे गेंदे की खेती में हमेशा कटिंग द्वारा तैयार की गई पौधों को इस्तेमाल करना चाहिए, इसी तरह ग्लैडुलस में क्रोम्स का चुनाव ऐसा करें जिनका वजन 20 से 30 ग्राम हो तथा उसका आकार नुकीला हो। इसके अलावा गेंदे की कटिंग तथा ग्लैडुलस का क्रोम लगाने से पहले उसका उपचार अवश्य करें
तभी आप इन्हें बीमारियों से बचा सकते हैं। गुलाब की खेती की तो इसमें जब कभी भी हम पौध ले रहे हैं तो वो हमेशा हमें बडेड पौधा हमको चुनना चाहिए। और जो बडेड पौधा होता है इसमें जो हम संख्या लेते हैं वो लगभग 8 से 10 पौधा प्रति स्क्वायर मीटर की दर से हमको इसकी प्लांटिंग डेंसिटी रखनी चाहिए। इसी प्रकार से जब हम जरबेरा की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा 6 से 7 पौधा प्रति स्क्वायर मीटर की दर से हमको इसकी डेंसिटी रखनी चाहिए। ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम संरक्षित संरचना के अंतर्गत खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी के समय हमको सॉइल सोलराइजेशन और सॉइल स्टरलाइजेशन पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पॉली हाउस के और संरक्षित संरचना के अंतर्गत रोग एवं कीटों का प्रकोप अगर एक बार प्रारंभ हो जाता है तो उसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सॉइल स्टेरिलाइजेशन के लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड से भी आप मृदा को उपचारित कर सकते हैं। किसान भाई, फूलों को बाजार तक पहुंचाने से पहले उसकी तुड़ाई ऐसे समय पर करें जिससे वो ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रह सके। किसान चाहें तो इसका मूल्य संवर्धन करके भी अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। गेंदे के फूलों की माला बनाई जा सकती है जिसकी कीमत बाजार में अच्छी मिलती है। इसके अलावा गुलाब फूल से तेल, गुलाब जल, गुलकंद आदि भी बनाए जा सकते हैं। किसान भाइयों, जब हम बात करते हैं मार्केटिंग की तो हमें ये पहले ध्यान देना चाहिए कि जब हम मार्केटिंग में तुड़ाई की बात आती है, तुड़ाई उस समय करें जिससे अधिक से अधिक समय तक उसको पहले रखा जा सके। तो इसमें जैसे कि हम तुड़ाई जब कर रहे हैं तो हम ऐसे समय पे करें जैसे सुबह के समय जब तापमान कम होता है, मौसम ठंडा रहता है, उसी समय तुड़ाई करें। और जैसे जो हमारा डच गुलाब है, जरबेरा है या ग्लेडियोलस है, इन तीनों की जो हम खेती करते हैं ये कट फ्लावर के रूप में करते हैं, यानी इसमें फूल के साथ एक निश्चित लंबाई की डंडी भी लगी रहती है। जबकि जब गेंदा की खेती होती है वो लूज फ्लावर के लिए जो कि माला बना के बिकती है। इन सभी को हम जब तुड़ाई का समय जो है वो ठंडे समय पे करें। जो भी हमारे कट फ्लावर हैं उसको सीधा एक बाल्टी में पानी लेके रखें और उसके बाद जल्दी जल्दी मार्केट भेजने का प्रयास करें। यदि हमारा इसको जो है मार्केट भेजने में देरी होती है, अगर ग्लेडियोलस की बात करें तो उसको आप पानी में रखें और अगले दिन थोड़ा सा नीचे से काट के पानी चेंज कर दें। जब गुलाब की बात होती है तो गुलाब में भी आपको टाइट बड स्टेज पे उसको तोड़ना है और उसको अगर आपको देरी हो रही है तो उसको कोल्ड स्टोरेज में उसको रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं उसके मूल्य संवर्धन की, तो जैसा कि हम गेंदा है तो गेंदा का हम माला बना के उसको बाज़ार में बेचें। गुलाब की अगर हम बात करते हैं तो गुलाब में गुलाब का तेल बना सकते हैं, उससे गुलाब जल निकाल सकते हैं और गुलकंद बना सकते हैं। इस गुलकंद के लिए हमको देसी गुलाब की खेती करनी होगी। अगर हमको गुलाब जल और गुलाब का तेल निकालना है तो उसके लिए जो रानी साहिबा या नूरजहां प्रजाति है जो कि डमेस्क रोज़ की प्रजाति होती है उसका चयन किसान भाई कर सकते हैं और उससे इस प्रकार के उत्पाद बनाकर अधिक मूल्य पर उनको बेचकर और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरह से आप वैज्ञानिकों की राय पर चलें तो फूलों की खेती के साथ उसका मूल्य संवर्धन करके उससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे किसान भाई बहन जब अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं तो कई तरह की उलझनें, कई तरह की परेशानियां उनके सामने आती है और इन परेशानियों को दूर करने के लिए हमारा कार्यक्रम तो आपके साथ है ही है, साथ ही साथ कई ऐसे संस्थान भी हैं जो आपको मदद पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जो आपको मदद आपकी भाषा में पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे ही संस्थानों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लाभ जिस तरह से आज देश के हर क्षेत्र को मिल रहा है, ठीक उसी तरह इसका लाभ कृषि जगत के लोगों को भी मिल रहा है। वर्ष 2004 में देश भर के किसानों को इससे लाभान्वित करने के उद्देश्य से किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई। इस कॉल सेंटर में किसान टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी कृषि संबंधी समस्या विशेषज्ञों को बता सकते हैं और उसका निराकरण कैसे करना है उसकी सलाह ले सकते हैं। इस कॉल सेंटर में किसानों को 22 स्थानीय भाषाओं में उत्तर दिया जाता है। यदि किसी विषय पर कॉल सेंटर को लोग उत्तर देने में असमर्थ होते हैं तो वे उस कॉल को कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या फिर ICAR की संस्थाओं में डाइवर्ट कर देते हैं। अभी आप देखिए जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग अभी शुरू हुआ है, ये एक अच्छा मौका है कि इसके द्वारा हम छोटे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएँ ज़्यादा किसानों तक दे सकते हैं। इसकी शुरुआत 2004 से हुई। 2004 में जनवरी 2004 में भारत सरकार ने किसान कॉल सेंटर की स्थापना किया
और इसका उद्देश्य यही था किसान कॉल सेंटर के द्वारा कि किसानों को बगैर 1 रुपया दिए फ्री कॉल के द्वारा जिन भी विषय में उनकी समस्याएं हैं, चाहे बीज में हो, चाहे तकनीकियों की समस्याएं, चाहे रोग बीमारी पे, वो सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, इसमें किसान भाई जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी सुविधा क्या है, ये आज के समय करीब 22 जगहों पे और 21 जगहों पे 22 लैंग्वेज में 22 भाषाओं में इसका किसान भाई उत्तर प्रदेश, मतलब कहने का मतलब कि जो लोकल भाषा जिस भी प्रदेश का जो भाषा है उस भाषा में ही किसान इसका जो भी समस्या है उनका निदान पा सकते हैं। ये एक सिस्टम जो किसान कॉल सेंटर जो कार्य करता है, जब भी किसान भाई जब कॉल करते हैं तो वो हर किसान कॉल सेंटर में जो प्रदेश की जो भाषाएं होती है उस भाषाएं के विशेषज्ञ वहाँ पे रहते हैं। विशेषज्ञ कहने का मतलब कि वो जनरली BSc AG पास आउट होते हैं या कहीं कहीं पे MSc और PhD के भी लोग कार्य करते हैं। तो जो प्रश्न किसान भाई का आता है उस प्रश्न को वो वहीं से इनको यदि समझ में रहता है, जानकारी रहती है, तो वहीं से उनका उत्तर दे दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ इस तरह के समस्याएं होती हैं किसान भाइयों का जो कि उनके लेवल पे वो उसका प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो वो जो कॉल है वो डाइवर्ट कर देते हैं जो ज़िले में अवस्थित कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे, या यदि कोई विश्वविद्यालय जैसे हमारे प्रदेश में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय उनसे, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत सारे संस्थान हैं उनसे वो संपर्क करके वो कॉल को डाइवर्ट कर दिया जाता है और वो वहाँ से वो उनका जो भी समस्याएं होती है उसका निदान दिया जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी, मैं तो पहले भी बताया कि सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये टोल फ्री है, एक भी पैसा किसान नहीं है, और सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक किसान भाई अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य पा सकते हैं। और इसमें जिस हिसाब से मान लीजिए कि उदाहरण ले लेते हैं कि कोई बीमारी आ गई, मान लीजिए टमाटर में ही कोई बीमारी हो गई या पशु को कोई बीमारी हो गई, तो वो प्रश्न पूछते हैं। यदि समस्या नहीं होती है तो फिर वो किसी वैज्ञानिक से जो बताए कि कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय या ICR इंस्टीट्यूट है उनसे संपर्क करके उनका उत्तर दिया जा सकता है। ये कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कार्य करता है। किसान इस बीच कभी भी कॉल करके कृषि संबंधी किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये कभी भी मैं बताया ना 6 बजे से रात 10 बजे तक ये कार्य करता है और किसी भी विषय में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि मान लीजिए एक उदाहरण ले लें अपने प्रदेश के राजधानी रांची का ही, और वहाँ से 100 किलोमीटर दूर कोई गांव है, 150 किलोमीटर दूर कोई गांव है, तो वहाँ पे कैसे कोई संपर्क हो। कभी कभी क्या कि कृषि विज्ञान केंद्र तो जिला स्तरीय संस्थान है या विश्वविद्यालय, एक ही विश्वविद्यालय है, तो वहाँ तक किसान नहीं पहुँच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को वो कॉल करके उस चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो सूचनाएं उनसे यदि हो सकती है तो वो सूचनाएं फ़ोन पे दिया जा सकता है, उसके संपर्क करके वो अपनी निदान प्राप्त कर सकते हैं। नहीं कर सकते यदि कुछ समस्याएं इस तरह के, तो फिर वो वैज्ञानिक जो भी विशेषज्ञ हैं वो विशेषज्ञ बताते हैं कि आप इन चीज़ों पे यहाँ पे संपर्क करके या आप यहाँ पे आप संस्थान में आके वो इस चीज़ का सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस तकनीकी दौर में जिस तरह से कॉल सेंटर के माध्यम से किसान अपनी कृषि संबंधी समस्या का निदान कर रहे हैं, वैसे ही आज स्मार्टफोन के जरिए व्हाट्सएप, फेसबुक आदि का सहारा लेकर किसान भाई कृषि की नवीनतम तकनीकों को घर बैठे रूबरू हो रहे हैं। इसके जरिए वे अपनी कृषि संबंधी समस्याओं का निदान भी कर रहे हैं। आज किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अपनी कृषि संबंधी समस्या से छुटकारा पा रहे हैं। देखिए, ये अभी कम से कम जब से हमारे देश में एक तरह से क्रांति आई है टेक्नोलॉजी की, जब से 5G सेवा शुरू हुई है, तो आप देखिए सबके पास स्मार्टफोन हो गए हैं, सब लोग व्हाट्सअप चलाता है, फेसबुक चलाता है। तो इन सब मीडियम का भी इस्तेमाल करते हुए हम तकनीकियों का प्रसार कर सकते हैं। जैसे कोई भी हम व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, डिफरेंट टाइप के ग्रुप है, मान लीजिए कोई ऐसे ज़िले में पशुपालक हैं, उस पशुपालकों का एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप के द्वारा उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप पशुपालन ग्रुप जोड़ सकते हैं। जो सीड उत्पादन करते हैं, बीज उत्पादन करते हैं, बीज उत्पादन के लिए भी हम एक ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह कोई खेती कर रहा है, सब्जी खेती कर रहा है, तो उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ के, ये इतना अच्छा रहता है कि व्हाट्सएप ग्रुप 2 वे कम्युनिकेशन है ना। यदि किसान कोई चीज़ पूछता है तो वैज्ञानिक उस चीज़ को देखता है, और देखने के बाद लगता है कि कुछ और है, तो फिर फोटो वो भेज देते हैं। फोटो को देख के, फोटो जब दिख जाता है तो पता चल जाता है कि फसल में या पशु में क्या समस्या है, उसके हिसाब से फिर उसका निदान उनको बताया जा सकता है। इसी तरह आजकल
बहुत सारे ग्रुप ऐसा फेसबुक के द्वारा भी किसान जुड़ के उनकी तकनीकियों का प्रसार प्रचार हो सकता है। आजकल जूम मीटिंग या जितने मीटिंग है जो टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा जूम मीटिंग हो या और भी तरीके हैं उनके द्वारा हम कैसे किसानों को एक ग्रुप बना के उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 2 वे प्रोसेस होता है। वैसे क्या कि फ़ोन में वन में एक तरफ से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पे ही रिप्लाई दिया जाता। इसमें क्या कि वीडियो के साथ फोटोग्राफ्स के साथ जब कम्युनिकेशन होता है तो एग्जैक्ट तरीके से उस समस्या का समाधान किया जा सकता है और एक काफ़ी अच्छा टूल्स है टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन का। टेक्नोलॉजी को दूर तो खासकर दूरस्थ एरिया में जहाँ तक कोई नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ पे इन सब माध्यमों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, फेसबुक ग्रुप हुआ, जूम मीटिंग हुआ, इन सब चीज़ों के द्वारा हम पहुँचा सकते कम समय में। यही इसकी खूबी है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में यदि 500 लोग जुड़े हुए हैं, कोई सूचना हमको देनी है किसी भी चीज़ की, तकनीकी सूचना हो या कोई उससे इन्फॉर्मेशन सूचना देनी है, तो हम एक बार ग्रुप में डालेंगे तो 500 तक लोग विदिन ए मिनट ये सूचनाएं पहुंच जाएंगे। यदि कोई बीमारी लग जाती है तो बीमारी कोई एक एरिया में बीमारी लगती है तो पर्टिकुलर एक ही किसान को प्रभावित नहीं करती, उसके आसपास कम से कम 100, 200, 500 किसान प्रभावित होते हैं। तो किसी एक के पास यदि ग्रुप में 500 किसान तक पूछा एक ही आदमी पूछा एक है लेकिन 500 लोगों तक ये सूचना पहुंच जा सकती है और उसका तुरंत निदान करेंगे तो हमारी फसल बर्बाद होने से बच जाएगी और किसान को उसका अच्छा आय प्राप्त होगा। तकनीक ने हमेशा से चीज़ों को लोगों के लिए सरल बनाकर उनको लाभान्वित किया है। कृषि क्षेत्र में भी लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। आज किसान तकनीकों की मदद से घर बैठे ही अपनी कृषि संबंधी समस्याओं का निदान ढूंढ ले रहे हैं तथा उसका निराकरण करके अपने कृषि उत्पाद की पैदावार बढ़ा रहे हैं। तो देखा किसान भाइयों आपने, आपकी उलझनें दूर करने के लिए कई संस्थान हैं जो हमेशा तत्पर है आपको मदद पहुंचाने के लिए। अब आपको आगे बढ़कर उनका लाभ उठाना है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन अगले अंक में आपसे पुनः मुलाकात हो इससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी बात हमें अवश्य लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।